हम स्वाति हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं के अंतर्गत जो आज का हमारा विषय है, तो आज का हमारा विषय क्या है, चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। आज हम पढ़ेंगे शरद जोशी। शरद जोशी जी का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पाठ है, तो उसके विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे, और इनके जीवन परिचय के विषय में भी पहले हम समझते हैं। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है शरद जोशी जी की पिक्चर। चलिए, जैसे कि मैंने आपको शरद जोशी जी की पिक्चर दिखाई, अब हम उनके जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य लेखक शरद जोशी जी का जन्म 23 मई सन 1931 को उज्जैन में और मगर मुहे की गली में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास, माता का नाम शांति था। विद्यार्थी जीवन से ही इनकी रुचि लेखन में थी। इन्होंने होलकर कॉलेज इंदौर से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1958 में उन्होंने इरफाना सिद्दीकी से प्रेम करके एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में आप आकाशवाणी इंदौर से लंबे समय तक जुड़े रहे तथा मध्य प्रदेश सूचना विभाग में 10 वर्षों तक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में सेवारत रहे। तत्पश्चात वे मुंबई चले गए। वहां जाकर वहां पर सतत लेखन कार्य करते हुए आपने 5 सितंबर 1991 को अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। इस प्रकार से इनका ये जीवन परिचय, ठीक है ना। चलिए, आप थोड़ा इनका जानते हैं कि इन्होंने इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। शरद जोशी जी की रचनाएं हैं निम्नलिखित। कौन सी है? पहला व्यंग्य रचनाएं, पिछले दिनों, है ना, तिलिस्म, रहा किनारे बैठ, जीप पर सवार, इल्लियां, किसी बहाने, यथासंभव, नावक के तीर और आदि के अनेक प्रसिद्ध व्यंग्य संग्रह। दूसरा है लघु उपन्यास मैं और कोकल, मैं और केवल मैं, उसका लोकप्रिय लघु उपन्यास है। और नाटक अंधों का हाथी एक था, गधा उर्फ अदालत खान। फिर है संवाद। शरद जी ने कई फिल्मों के लिए संवाद लेखन का कार्य भी किया। छोटी सी बात, क्षितिज, सांझ को आज क्या, गोधूली उत्सव नाम, चमेली की शादी, मेरा दामाद, दिल है, मानता नहीं उड़ान इत्यादि। ये जो उन्होंने संवाद लिखे, ये पूरा इनका जो रचनाएं हैं। फिर टीवी सीरियल में भी इन्होंने बहुत सारे लिखे, जो कि मैं यहाँ पर ये कुछ नाम दिए हुए हैं। श्याम तेरे कितने नाम, ये जो है जिंदगी, विक्रम और बेताल, है ना, वहाँ जनाब, दाने अनार के, श्रीमती जी, सिंहासन 32, ये दुनिया है गजब की, है ना, प्याले में तूफान, मालगुडी डेज और गुलदस्ता इत्यादि। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इनकी वो जो रचना से व्यंग्य रचनाएं, इनके लघु उपन्यास, फिर इनके नाटक, संवाद और जो उन्होंने लिखे। आपको बच्चों जो परीक्षाओं में पूछे जाते ज्यादातर वो होती है इनकी जो रचनाएं। तो आपको ये रचनाएं जो है बहुत अच्छे से क्या करना है, याद करना है। चलिए, इसके बाद है भाषा। शरद जी की भाषा अत्यंत सरस एवं सरल है। शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली में सहजता है। देशज विदेशी शब्दों के प्रयोग से भाषा बोधगम बन गई है। भाषा में एक विशिष्ट प्रवाह है। शब्दों का चयन सटीक है। स्थान स्थान पर मुहावरों के प्रयोग से भाषा में हास्य चंचलता आ गई है। शरद जी व्यंग्य के भाषागत सौंदर्य को अपनी छोटी से छोटी उक्तियों के माध्यम से ही प्रभावशाली बनाने में सफल रहे। उनकी भाषा में सरसता के साथ साथ चुटकीलापन भी दृष्टिगोचर होता है। ये इनकी क्या थी, भाषा। चलिए, इसके बाद देखते हैं शैली। शरद जी की शैली मुख्य रूप से हास्यव्यंग्य प्रधान है। उन्होंने सामाजिक विडंबनाओं और उसके साथ अंतर विरोधियों के आधार पर व्यंग्य किए हैं। वे अपनी रचनात्मक उत्प्रेक्षाओं से व्यंग्य की सर्जना करते हैं। भेंट वार्ता जैसे प्रसंगों पर संवाद शैली में गुदगुदाने वाले हास्य और उनके परोक्ष में छिपा व्यंग्य श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। उनकी आलोचनात्मक शैली भी व्यंग्य से पूर्ण। वे राजनीतिज्ञों की आलोचना में भी व्यंग्य करने से नहीं चूकते। उनके हर व्यंग्य में ओज का पुट मौजूद मिलता है, इसलिए बुद्धिजीवी उनके तर्क शब्द शैली, भाषा शैली और विचारों की पकड़ का लोहा सभी मानते हैं। अब साहित्य में क्या स्थान है, तो साहित्य में स्थान के अंतर्गत शरद जी के ओजपूर्ण व्यंग्यों ने अपने समय में लोकप्रियता की चरम सीमा को पार किया। उन्होंने अनेक पत्रिकाओं के माध्यम से सारे देश को एक सूत्र में जोड़ दिया। जोशी जी ने हिंदी के गंभीर व्यंग्य को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। इस प्रकार हिंदी गद्य साहित्य शरद जोशी को सदैव याद
पढ़ते हैं। ये है पाठ 4 अध्यक्ष महोदय। ये शरद जोशी जी इसके लेखक हैं और ये है एक निबंध। ये गद्य रचना हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? ये गद्य रचना। ठीक है, चलिए इसके जो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये पाठ जो है, ये पाठ का सारांश क्या है, अध्यक्ष महोदय में क्या इन्होंने मतलब क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है सुप्रसिद्ध हास्य लेखक शरद जोशी द्वारा लिखित प्रस्तुत निबंध अध्यक्ष महोदय। ये क्या है? ये निबंध है और यह है अध्यक्ष महोदय। ठीक है, मैं लेखक ने आधुनिक युग में आयोजित कार्यक्रमों में अध्यक्ष पद के ऊपर करारा व्यंग है। ये क्या है? ये व्यंग है। कौन सी रचना? ये व्यंग रचना। प्रत्येक सभा या गोष्ठी में एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष वह होता है जिसके पास क्या होती है? शेरवानी होती है जिसमें अध्यक्षता की गंध आती है। अध्यक्ष पैदा होता है, वह लंबे समय तक चलता है, वह गंभीर से गंभीर नाटक करता है। अच्छे अध्यक्ष की पहचान होती है कि वह मनहूस होता है। अध्यक्षता एक प्रकार का रोग है जो लग जाए तो जीवन भर चलता रहता है। सभा में माइक के समान अध्यक्ष भी फिट किए जाते हैं। अध्यक्ष अनेक प्रकार के बनते हैं, जैसे चौंककर, है ना, दूल्हे की तरह, लजाकर, शहीद की तरह शहीद होकर, या हेडमास्टर की सी अदाएं दिखाकर। गोष्ठी के संपूर्ण काल में वे ऐसा प्रदर्शन करते हैं जैसे वह गोष्ठी या उपस्थित जनता के ध्यान देने की वस्तु है। अध्यक्ष की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि देर से आना और अपनी व्यस्तता का प्रदर्शन करना। अच्छे अध्यक्ष रेडीमेड होते हैं जो सब विषय पर खूब बोल सकते हैं, चाहे उनके भाषण में 2 शब्द भी सार गर्भित ना हो। अच्छे अध्यक्ष को की एक और विशेषता होती है कि वह प्रमुख वक्ता से असहमत ही रहता है। असहमत होने से अनर्गल तर्क देकर अंत में वक्ता से पूर्ण सहमत हो जाता है, उसे धन्यवाद देता है और सभा की कार्रवाई को समाप्त कर देता है। तत्पश्चात गंभीर मुस्कान के साथ वह अपने घर चला जाता है और वहां सुख की नींद सोता है। नया अध्यक्ष घर आकर अपनी पत्नी को सब बता देता है। कालांतर में पत्नी इस सब की अभ्यस्त हो जाती है। तब अध्यक्ष महोदय अपने भाषण पर खुद मोहित होकर सो जाते हैं। अध्यक्ष एक व्यर्थ के अहम को पाले रहता है। ये सारांश। इन सब घटनाओं में आरंभ से लेकर अंत तक व्यंग छिपा है। अध्यक्ष, वक्ता, आयोजनकर्ता, कार्यक्रम सब मंच पर व्यंग है। इसी कारण संपूर्ण निबंध में रोचकता व उत्सुकता बनी रहती है। भाषा उर्दू शब्दावली व उदाहरणों से भरपूर है। ये है बेटा पाठ का सारांश कि अध्यक्ष जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि इसका जो सारांश है क्या है। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। इसके आगे इसमें कुछ गद्यांश वगैरह भी जो है वह दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो गद्यांश है वो है, नरगिस जब वे नूरी पर काफी रो लेती तब अपने शहर में जन्म लेते हैं। ये जो है संदर्भ प्रस्तुत करती है हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्यक्ष महोदय नामक पाठ से उत्तरित है। इसके लेखक शरद जोशी। प्रसंग लेखक का कथन है कि अध्यक्ष ना बनाया जाता है और न चुना जाता है, वह तो दुखों का अंत होने पर जन्म लेता है। व्याख्या क्या है? दुख रूपी रात का अंत होने पर ही सुख रूपी सूर्य का जन्म होता है। नरगिस का पौधा देखने में खूबसूरत नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक फूल रहित रहता है। बरसात के आने पर ही सुंदर रंगों के फूल खिलते हैं। इसी प्रकार जब माँ कष्ट सहती है और बदसूरत हो जाती है तभी संतान रूपी पुष्प को जन्म देती है। इस प्रकार कष्ट या बदसूरती के परिणाम स्वरूप अध्यक्ष का जन्म होता है। ये इस गद्य का जो व्याख्या है वह ये है। फिर विशेष क्या दिया है कि प्रयुक्त युक्ति में जीवन का कटु सत्य है और भाषा सरल एवं उर्दू के शब्दों से भरपूर है। चलिए इसका दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया है संदर्भ पूर्वक, यानी जो हम पूर्व में आपको बता चुके हैं कि ये किस पाठ से है। लोग मरते जाते हैं और अध्यक्ष जीवित रहे शोक सभाओं में बोलता रहता है। प्रसंग, अध्यक्ष कोई व्यक्ति विशेष न होकर एक पद है जो सदैव जीवित रहेगा। व्याख्या, इस एक वाक्य में जोशी जी ने बताया कि पीढ़ियां बदलती जाती हैं, लेकिन अध्यक्ष पद तो सभा व गोष्ठी को सदाता ही रहेगा। उस सुशोभित स्थान पर बैठकर
भाषण देने वाला, इस प्रकार एक भी शोक सभा में परिवर्तित हो जाएगी। जनता इस नीरसता का सामना करती रहेगी, अध्यक्ष पद की कुर्सी सदैव जीवित रहेगी। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ये व्यंग है जो हम पढ़ रहे हैं शरद जोशी जी द्वारा रचित। जैसे कि मैंने आपको उनका जीवन परिचय पढ़ाया, जीवन परिचय के बाद मैंने उनकी जो रचनाएं हैं साहित्य में स्थान है, और ये जो हम अध्यक्ष महोदय वाला जो एक निबंध पढ़ रहे हैं तो ये व्यंग है। क्या है बेटा? ये निबंध व्यंग है। इस प्रकार एक ही वाक्य में जोशी जी ने क्या बताया कि पीढ़ियां बदलती जाती लेकिन अध्यक्ष पद तो सभा गोष्ठी को सजाता है। उस सुशोभित स्थान पर बैठकर भाषण देने वाला, इस प्रकार एक खुशी की गोष्ठी भी शोक सभा में परिवर्तित हो जाएगी। जनता इस नीरसता का सामना क्या है? करती रहेगी, अध्यक्ष पद की कुर्सी सदैव बनी रहेगी, यानी अध्यक्ष पद की जो कुर्सी है वो कभी खत्म नहीं होगी। अब विशेष क्या दिया है इसमें कि अध्यक्ष पद की नीरसता का चित्र है। किसकी नीरसता का चित्र है? अध्यक्ष पद की नीरसता का चित्र है। फिर दूसरा यहाँ पर जो है भाषा कैसी है? भाषा सरल है और खड़ी बोली। भाषा कैसी? सरल और खड़ी बोली। तो ये हुआ आपका एक जो दूसरा हमने आपको गद्यांश पढ़ाया, और जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं ये व्यंग है, इसमें प्रश्नोत्तर आते हैं। चलिए इनको याद करना है आपको बहुत अच्छे से। अगला देखते हैं। हर सभा में जब तक माइक है ना और अध्यक्ष फिट नहीं होते सभा ठिठकी रहती है। माइक के सामने तक अध्यक्ष क्या होता है? फिट किया जाना जरूरी है। 50 वर्ष बाद भी अध्यक्षता इतनी विकसित हो जाएगी कि खुद माइक वाला अपने साथ अध्यक्ष लाएगा और मंच पर फिट कर देगा। ये आपका ये गद्यांश इसमें दिया हुआ। हर सभा में जब तक माइक और अध्यक्ष फिट नहीं होते सभा ठिठकी रहती है, और माइक के सामने तक अध्यक्ष फिट किया जाना जरूरी है। 50 वर्ष बाद भी अध्यक्षता इतनी विकसित हो जाएगी कि जो माइक वाला है वह अपने साथ क्या लेकर आएगा? खुद अध्यक्ष लाएगा और मंच पर क्या कर देगा? फिट कर देगा। तो ये चूंकि हम पढ़ रहे हैं व्यंग है ना, और जैसे कि इसमें दिया संदर्भ जैसे कि हम बता चुके हैं कि प्रस्तुत गद्यांश जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ से लिया गया ये पूर्व में हम बता चुके हैं। चलिए इसके प्रसंग को देखते हैं। हर सभा में जैसे प्रत्येक श्रोता तक वक्ता की आवाज को पहुंचाने के लिए माइक है ना, पहुंचाने के लिए माइक आवश्यक होता है, उसी प्रकार सभा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अध्यक्ष अनिवार्य है। इन दोनों यानी माइक और अध्यक्ष के मंच पर आने पर ही सभा की पूर्णता मानी जाती है। अब यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये मैंने आपको बताया, क्या बताया? प्रसंग बताया कि मतलब दोनों ही जरूरी है कि माइक और अध्यक्ष जब तक मंच पर ना हो तो वह पूर्ण नहीं होता, और जब अध्यक्ष और माइक मंच पर आते ही सभा की जो है पूर्णता मानी जाती है। व्याख्या। शरद जी की सभा की कार्यविधि पर जायकेदार व्यंग करते हुए कहते हैं कि हर सभा के दो अनिवार्य तत्व हैं, एक है माइक और दूसरा है अध्यक्ष। अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? एक है माइक और दूसरा क्या है? दूसरा है अध्यक्ष। दोनों के फिट होने पर सभा की गरिमा है, और इनके बिना सभा झिझकी झिझकी रुकी रुकी तथा गतिहीन प्रतीत होती है। जब अध्यक्ष के स्थान पर बैठे व्यक्ति के मुंह के सामने माइक रखा होता है तब ही लगता है कि गोष्ठी क्या हो रही है? चल रही है। जब अध्यक्ष के स्थान पर बैठे व्यक्ति के मुंह के सामने माइक रखा होता है तभी लगता है कि गोष्ठी क्या हो रही है? चल रही है। और आज यह दोनों अलग अलग हैं, परंतु आने वाली आध शताब्दी के बाद जैसे ही निर्जीव माइक को बिजली वाला लाता है उसी प्रकार निर्जीव अध्यक्ष को भी माइक वाला लाएगा। ये व्यंग है। तो ये पढ़ रहे हैं हम क्या? अध्यक्ष महोदय किसके द्वारा रचित है? शरद जोशी जी के द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि जैसे कि मतलब निर्जीव माइक को कौन लेकर आता है? माइक वाला लेकर के आता है ना। जैसे आगे जैसे निर्जीव माइक को बिजली वाला लाता, मतलब बिजली का जो व्यक्ति, बिजली वाला जो व्यक्ति है वो माइक को लेके आता, उसी प्रकार निर्जीव जो है अध्यक्ष को भी माइक वाला लाएगा। फिर जैसे ही माइक में
से वही प्रतिध्वनि आती है जो माइक के पीछे बोलता है, ऐसे ही अध्यक्ष बोलेगा जैसा नेपथ्य में से उसे बताया जाएगा। दोनों के मंच पर आसीन होते ही सभा का संचालन मात्र ही वास्तविकता होगा। इस प्रकार से बच्चों ये मैंने आपको पढ़ाया। फिर है विशेष अध्यक्ष पद पर व्यंग है, फिर भाषा सरल है जिसमें अंग्रेजी शब्द जैसे माइक व फिट का उपयोग किया गया है। इस प्रकार ये जो मैं आपको पाठ पढ़ा रही थी बेटा, वो था अध्यक्ष महोदय शरद जोशी द्वारा रचित। मैंने उनका आपको जीवन परिचय वगैरह सब पढ़ाया, आपको समझ में आया होगा, आप कभी परिचय अच्छे से याद करेंगे। और इसके साथ ही आपको इसके जो गद्यांश बेटा उसको भी आपको याद करना है। इसके आगे का अपन और आगे क्लास में पढ़ेंगे। जब तक आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।